जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 की टू द पॉइंट 3 नंबर की सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों, इससे पहले हमने संविधान की मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत संविधान की इकाई जो पहली है उसके अंतर्गत जो दो टॉपिक हैं वो हमने कवर कर लिए थे। और आज जो है हम ये संघवाद का जो ये जो टॉपिक है इससे संबंधित प्रश्न 3 नंबर के हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? वित्त आयोग। ये प्रश्न पहले जो पेपर आए हैं उनमें पूछा गया प्रश्न है। तो ये वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि संघवाद जो केंद्र राज्य संबंध है उनके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य जो कर का वितरण करता है उसमें वित्त आयोग की भूमिका होती है। ठीक है, तो वित्त आयोग 3 नंबर में पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से देखें और आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे डील करें आप यहाँ से सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं वित्त आयोग। अब वित्त आयोग अपन सबसे पहले बताएंगे कि वित्त आयोग होता क्या है ना। ये वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पे? तो अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है। मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात इसका राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है। फिर इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य कर वितरण। ठीक है, और हमने एक और पॉइंट क्या बता दिया, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, 2021 से 2026 तक। मतलब अभी का जो आयोग है एनके सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया है और इसकी सिफारिश है 2021 से लेकर 2026 तक रहेगी। तो हमने 3 पॉइंट में बता दिया इसको कि वर्णन कहाँ पे है, कार्य क्या है आयोग का, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र राज्य संबंध के आधार। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनके आधार कौन कौन से है ना। तो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट भी बता सकते थे 7वीं अनुसूची, या ऐसे मतलब डायमेंशन ना बताते हुए भी हम इस प्रकार परिभाषा वाइज, या फिर ऐसे ही हम डायरेक्टली 7वीं अनुसूची या फिर अनुच्छेदों का वर्णन कर सकते थे। लेकिन हम इसको इस प्रकार वर्णन करेंगे, विधायी संबंध मतलब विधायी आधार कौन कौन से, प्रशासनिक आधार कौन कौन से और वित्तीय आधार कौन कौन से। इस प्रकार लिखेंगे तो ये सकारात्मक प्रभाव रहेगा, है ना, प्रश्न चेकर के ऊपर। तो आप इस प्रकार ही लिखें प्रश्न को। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें प्रश्न को डायमेंशन में लिखें और पॉइंट वाइज लिखें, है ना। और कोशिश करें कि हेडिंग बनाकर लिखें। हेडिंग बनाकर लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि चेकर के पास भी इतना समय नहीं रहता है। वो कॉपी देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है ना, वो देख लेते हैं पॉइंट में कि बच्चा कितना सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है ना। तो उस हिसाब से तो आपने पहला क्या देखा? विधायी संबंध। विधायी जो संबंध होते हैं उनके 7वीं अनुसूची आधार है। अब विधायी विधायी जो संबंध होते हैं अर्थात विधायिका से संबंधित जो भी संबंध है केंद्र और राज्य के, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची में दे रखा है ना। तो संघ सूची पर कानून संघ बनाता है, राज्य पर राज्य सूची पर कानून राज्य कानून बनाता है राज्य सूची के विषयों पर, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून समवर्ती केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है ना। तो ये विधायी आधार हो गया। अब प्रशासनिक आधार क्या रहा? प्रशासनिक आधार है अनुच्छेद 256 से 263 तक। अब प्रशासनिक अधिकार अधिक जो भी संबंध है इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 256 से 263 तक दे रखा है ना। तो अपन ने एक एक विशेषता बता दी यहाँ पे ब्रैकेट में कि राज्यों को निर्देश। बाकी इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक। इसमें राज्यपाल की भूमिका भी आ जाएगी, अखिल भारतीय सेवाएं भी आ जाएगी। लेकिन हमने अपने पास शब्द सीमा की निर्धारित है ना, शब्द सीमा निर्धारित है, तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने ये उत्तर लिखा है। तो एक ब्रैकेट ब्रैकेट में हमने विशेषताएं बता दी। ठीक है, अगला वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंधों का वर्णन है अनुच्छेद 268 से 293 तक, है ना। और हमने एक विशेष बता दिया कर वितरण। तो हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया है यहाँ पर। आप ब्रैकेट का प्रयोग करें, है ना। कहीं पर भी अगर आपको विशेष कुछ बताना है तो आप ब्रैकेट का प्रयोग करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगर सर्वोच्च न्यायालय 3 नंबर में आ गया तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, आप किस प्रकार से लिख सकते हैं ना। पर अगर आप डायमेंशन में लिखोगे तो उत्तर आपका अच्छा लगेगा, चेकर को भी अच्छा लगता है अगर आप डायमेंशन में उत्तर लिखोगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। हमने बता दिया कि किस अनुच्छेद के तहत गठन हुआ है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि एक संवैधानिक संस्था है ना, तो एक ही विशेषता भी हो जाती है। तो अगर आप अनुच्छेद लिखोगे तो चूंकि आपने अनुच्छेद बताया है तो वो एक संवैधानिक बॉडी हो गई, है ना। फिर दूसरा बात, गठन कब हुई इसकी दूसरी बात, है ना। अब गठन तो 28 जनवरी 1950 को हमने गठन बता दिया, है ना। और यहाँ पर इसके बाद तीसरा पॉइंट अपन ने बता दिया वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश। तो अभी वर्तमान में जस्टिस एन वी रमन्ना है, तो हमने उनका नाम लिख दिया। इस प्रकार से आप 3 नंबर में आता तो आप इस प्रकार से डील कर सकते हो। बाकी इसमें बताने को बहुत सारी चीजें हैं कि इसको रीट जारी करने का अधिकार है, ये न्यायपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च है, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन हमने को अपने को है ना सिर्फ कॉन्क्रीट पॉइंट बताना है, अच्छे पॉइंट बताना है और सटीक बताना है। और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इससे अच्छा पॉइंट मिले तो आप बिल्कुल ऐड करिएगा उसमें, तो जिससे और अच्छा चेकर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, है ना। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
है ना। तो तीन तीन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बता देंगे अपन कि कौन कौन से होंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मतलब ऐसे जो मामले जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही जिनके निर्णय दे सकता है ना, वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी राज्य के न्यायालय में नहीं जाएंगे। तो वे मामले जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय का। तो तीन बातें बता देंगे अपन कौन कौन से। तो वे विवादास्पद मुद्दे, मतलब वे विवादास्पद मुद्दे जो, मतलब जहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही है, विवाद हो रहा है, तो कौन कौन से वो मुद्दे होंगे। पहला, दो राज्यों के बीच, अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरा, दो राज्यों तथा संघ के बीच, मान लो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों दोनों मिलकर केंद्र के खिलाफ कोई याचिका दायर कर दे, या फिर केंद्र के खिलाफ कोई रीट जारी कर दे, है ना, या केंद्र की कोई शिकायत लेके चले जाए सर्वोच्च न्यायालय में, तो उनको जो उन शिकायतों को सुनने का अधिकार, उन पर निर्णय देने का अधिकार, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा। तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी सुनवाई करना। तो ये जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं दो राज्यों के बीच या दो राज्यों तथा संघ के बीच और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, इन मुद्दों का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसका रहता है, सर्वोच्च न्यायालय का। तो हमने 3 नंबर में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बता दिया। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का रीट संबंधी अधिकार। तो ये प्रश्न अब बड़ा है ना। तो आप इसको इस प्रकार डील कर सकते हो कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करने का अधिकार होता है। अब अपने पास शब्द सीमा का में तो अपन बस इतना ही लिख देंगे, चेकर को समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपन बस कम कम शब्द सीमा में अपन ऐसे ही लिखेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करने का अधिकार, है ना, इतना क्लियर। और पांचों रीटों के नाम लिख देंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रश्न, है ना। ये सब आपको पता ही होगा, इतनी अपेक्षा है हमें आपसे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान पीठ, ये 3 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान पीठ क्या होती है। वो इसका, तो हम पहला पॉइंट क्या बताएंगे, इसका संबंध केवल सर्वोच्च न्यायालय से, अर्थात संविधान पीठ का गठन होता है तो वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ठीक है, तो हमने पहली बात ये बता दी। दूसरा, इसमें कम से कम सदस्य इसमें कम से कम 5 सदस्यीय पीठ होती है ना। हम यहाँ पे 5 लिखना भूल गए हैं, सॉरी। तो आप इतना लिख ले इसमें कि इसमें कम से कम 5 सदस्यीय पीठ होती है। और अनुच्छेद 145 में इसका वर्णन दे रखा था, हमने ब्रैकेट में इसका वो बता दिया है कि अनुच्छेद 145 में इसका वर्णन दे रखा। फिर तीसरा, यह पीठ बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। ठीक है, तो यह पीठ जो है ये बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है, 3-2 के बहुमत से निर्णय लेगी, कोई भी निर्णय लेगी, या 4-1 के बहुमत से लेगी, है ना। तो चूंकि कोई भी संविधान पीठ होती है वो विषम संख्या में ही बनती है ताकि बहुमत के आधार पर फैसला लेने में सरलता हो। हमने यहाँ पर पांच पांच लिखना भूल गए हैं, आप कृपया यहाँ पे 5 लिख लेना। ठीक है, 5 सदस्यीय, कम से कम 5 सदस्यीय पीठ। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कॉलेजियम प्रणाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखिए, कॉलेजियम प्रणाली क्या है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि इसका क्या है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु, तो ये कॉलेजियम प्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति हेतु। दूसरी बात, संरचना। अब कॉलेजियम प्रणाली जो होती है इसमें इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य न्यायाधीश, अर्थात ये 5 सदस्यीय संरचना होती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, फिर अगली बात, विशेष बता देंगे अपन इसका कि बहुमत के आधार पर फैसला और इसी की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यहाँ आप इतना भी लिखोगे कि बहुमत के आधार पर फैसला और यहीं लिख के खत्म कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई हमें शब्द सीमा का पालन करना है ना। इतनी जगह नहीं रहेगी इस बार जो कॉपी आने वाली है इसकी, तो हमें शब्द सीमा का पालन करते हुए लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च न्यायालय, है ना। अब उच्च न्यायालय अगर 3 नंबर में आ गया तो कैसे लिखेंगे, है ना। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा की अपन परीक्षा दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिख सकते हैं इसको। तो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय, है ना। पहली बात तो ये बता दी अपन ने कि कौन से अनुच्छेद के तहत गठन हुआ था, अनुच्छेद 214 के तहत। तो ये पॉइंट हो जाएगा पहला। दूसरा, वर्तमान में इनकी संख्या 25 उच्च न्यायालय, मतलब वर्तमान में पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। फिर तीसरा, विशेष, यह एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं, जैसे दमन और दीव का किसी राज्य में है, जैसे मुंबई में है, ठीक है। और अपना जो है लक्षद्वीप का है। तो ये जो अटैच हो जाते हैं किसी दूसरे दूसरे न्यायालय से, ठीक है। तो ये एक राज्य का जो एक एक न्यायालय होता है, सॉरी, एक जो न्यायालय होता है वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है, ठीक है। फिर तीसरा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर है। तो अपन ने 4 पॉइंट बता दिए, आप 3 भी लिखोगे तो पर्याप्त है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब ये वही प्रश्न है ना, उच्च न्यायालय का रीट अधिकार। बस इतना सा अंतर है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो बस हमारा फोकस यही था कि आप अनुच्छेद याद रखें कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। रीट वही होगी 5 प्रकार की, है ना, और जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। सिर्फ इन दोनों न्यायालय को ही रीट जारी करने का अधिकार है ना, और किसी न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये वही 5 प्रकार की रीट हो जाएगी: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु प्रावधान। अब जो न्यायालय होता है, अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय भी आ जाएगा और उच्च न्यायालय भी आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए प्रावधान क्या क्या है, क्योंकि न्यायालय एक स्वतंत्र रूप में कार्य कर सके, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहे, है ना, तो संविधान में उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है ना। तो ये प्रश्न है यहाँ पर कि संविधान में मतलब उनकी स्वतंत्रता हेतु, अर्थात न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु कौन कौन से प्रावधान है। तो पहली क्या बताएंगे अपन, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली होती है, अर्थात कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। समझ रहे हो यहाँ पर, अर्थात प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर होती है, और कॉलेजियम प्रणाली हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताई है ना, 3 नंबर में। तो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है, अर्थात किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं रहता। दूसरी बात, कार्यकाल की सुरक्षा। 65 वर्ष का कार्यकाल होता है सर्वोच्च न्यायालय में, है ना, तो इनका निश्चित कार्यकाल होता है। उसके पहले इनको हटाया नहीं जा सकता है, और हटाएंगे तो फिर साबित कदाचार के आधार पर ही हटाएंगे। ठीक है। और अवमानना पर दंड की शक्ति। अभी हाल ही में एक केस हुआ था, प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का आर्थिक आर्थिक दंड लगाया गया था। सिर्फ उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया था कि जो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे, पहले पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, तो उन्होंने शायद मास्क नहीं पहन रखा था, है ना। मास्क नहीं पहन रखा था, तो प्रशांत भूषण ने कमेंट कर दिया कि ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि आपने मास्क नहीं पहना है, आप तो भारत के सीजेआई हो, अगर आप ही ऐसा करोगे तो जनता कैसे चलेगी। तो उसको भी यहाँ पर अवमानना मान लिया था, मतलब सीजेआई की भी अवमानना मान लिया था, और उस पर आर्थिक दंड लगा दिया। तो आप समझ रहे हो कि अवमानना पर दंड की शक्ति। अगर आज में आपन में से भी कोई अगर न्यायालय की बुराई करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की बुराई करते हैं, तो अपने ऊपर भी अवमानना का आरोप लगाकर दंड की शक्ति दे सकते हैं, मतलब अपने को भी दंड दे सकते हैं ना। तो इतना इतना पावरफुल है जो न्यायपालिका है अपनी भारत की। तो ये उससे संबंधित कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो हमने उससे संबंधित प्रावधान बता दिए। ठीक है दोस्तों, हमने जो है आज ये जो प्रश्न है, हमने न्यायालय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं इनकी चर्चा कर ली है ना। और अगले वीडियो में हम इकाई 2 की बात करेंगे, इकाई 2 के बाद हम इकाई 3 की। और ये सीरीज बहुत जल्दी 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 ख़त्म करवा दी जाएगी, हमें भी बहुत कम समय में सीरीज पूरी करवाना है। ठीक है, तो हमारा प्रोत्साहन बढ़े उसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, हम भी इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, कम से कम एक लाइक कर दोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम अगली बार वीडियो बनाएंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं यार, हम मेहनत कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।